हम लोग अक्सर मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्में देखते हैं ना, हाँ तो उनमें एक बहुत ही क्लासिक सा दृश्य होता है। हाँ कहानी के एकदम आखिर में जो मेन विलन होता है हाँ वो मारा जाता है। स्क्रीन पर सब कुछ एकदम शांत हो जाता है, कोई हथियार नहीं दिख रहा होता, कोई खून खराबा नहीं होता। हाँ, मतलब ऐसे लगता है कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर हम बहुत ध्यान देना हाँ, तो वो जो शांति होती है वो सुकून देने वाली नहीं होती। वो काफी डरावनी सी होती है असल में। देखिए, असल में वो शांति इसलिए डरावनी लगती है क्योंकि भौतिक रूप से मतलब फिजिकल लेवल पर खतरा भले ही टल गया हो, पर हमारा जो दिमाग है ना, वो उस अचानक आई शांति को एकदम से प्रोसेस नहीं कर पाता। एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है अंदर, मानो कुछ छूट गया हो या फिर कोई अनजाना सा खतरा अभी भी कहीं मंडरा रहा हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में ना, हम किसी फिल्म के काल्पनिक दृश्य की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक एकदम जमीनी हकीकत पर बात करने वाले हैं। जी। उत्तर प्रदेश का जो बिकरू गांव है, हम्म। उसकी मौजूदा स्थिति बिल्कुल उस थ्रिलर फिल्म के अंतिम दृश्य जैसी ही हो गई है। मतलब विकास दुबे और उसके उस कुख्यात गिरोह का खात्मा हुए अब 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। वो अपराधी जिसने सालों तक पूरे इलाके में अपना एक खौफ कायम रखा था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। गोलियों की आवाजें पूरी तरह से शांत हो चुकी हैं। लेकिन लेकिन जो खौफ पहले एक इंसान के रूप में था ना मां, उसने अब एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं अप्रत्याशित रूप ले लिया है। अच्छा। पहले लोगों को डर इस बात का था कि वो जिंदा है, और अब दहशत इस बात की है कि उसकी आत्मा वहां भटक रही है। देखिए, यहाँ चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ना, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारा उद्देश्य किसी भी तरह के भूत प्रेत या अलौकिक घटनाएं या अंधविश्वास को सच साबित करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ। बल्कि हम इसके पीछे के विज्ञान और जो मानव मनोविज्ञान है ना, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं आज। ये जो पूरी स्थिति है, ये एक सामूहिक आघात, जिसे हम कलेक्टिव ट्रॉमा कहते हैं, उसका एक बहुत ही सटीक और मैं कहूंगी गहरा उदाहरण है। हम्म। हम आज यही देखेंगे कि जब हिंसा का एक भयानक दौर अचानक से खत्म होता है, तो समाज के स्तर पर जो गहरे मनोवैज्ञानिक घाव रह जाते हैं, वो किस तरह से अपना रूप बदल लेते हैं। और यहीं से चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। मतलब शारीरिक डर कैसे एक मनोवैज्ञानिक दहशत में बदल जाता है, इसे समझने के लिए हमें बिखरू गांव की जो आज की दिनचर्या है ना, उस पे गौर करना होगा। जी बिल्कुल। वहां से जो विवरण सामने आए हैं वो दिखाते हैं कि शाम के 7 बजते ही गांव में एक अघोषित कर्फ्यू सा लग जाता है। मतलब अंधेरा घिरते ही उस मोहल्ले की ओर कोई फटकता तक नहीं है जहां कभी विकास दुबे की वो कोठी हुआ करती थी। हाँ, वो कोठी जिसे पुलिस ने अपनी कार्रवाई के दौरान पूरी तरह जमींदोज कर दिया था, अब वो बस एक खंडहर बन चुकी है। बिल्कुल एक खंडहर। वहां अब केवल जंगली जीवों, कुत्तों और पक्षियों का बसेरा रह गया है। इंसानी चहल पहल वहां से पूरी तरह गायब हो चुकी है अब। और आप बस कल्पना कीजिए कि वहां डर का स्तर क्या होगा। मतलब इस खंडर में अगर कोई कुत्ता या बिल्ली आवाज भी कर देना, हाँ या यहाँ तक कि हवा के चलने से कोई पत्ता भी खड़खड़ा जाए, तो लोगों की रूह कांप उठती है। हाँ। उन्हें सच में लगता है कि वहां कोई अनजान सा आया है। मतलब कुछ लोग तो बाकायदा दावा कर रहे हैं कि उन्होंने वहां भूत देखा है। देखिए, अगर हम इसे न्यूरोलॉजी और मनोविज्ञान के नजरिए से देखें ना, तो ये इंसानी दिमाग का एक बहुत ही स्वाभाविक रक्षा तंत्र है, जिसे डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। अच्छा, कैसे काम करता है ये? मतलब जब इंसान या पूरा का पूरा समुदाय लंबे समय तक एक भारी तनाव और जानलेवा डर के साए में जीता है ना, तो दिमाग का जो अलार्म सेंटर होता है, जिसे हम अमिगडाला कहते हैं, वो हाइपर अलर्ट मोड में चला जाता है हमेशा के लिए। ओहो। हाँ, वो हर समय बस खतरे को भांपने का आदी हो जाता है। तो मतलब आप कह रही हैं कि दिमाग लगातार बस खतरे के सिग्नल ही ढूंढ रहा है आसपास। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा आपने। खतरे के वास्तव में खत्म हो जाने के बाद भी ना, हमारे नर्वस सिस्टम को ये यकीन दिलाने में बहुत वक्त लग जाता है कि अब सब सुरक्षित है। वो मान ही नहीं पाता। हाँ, दिमाग उस नई सुरक्षा को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए वो पत्ता हिलने की सामान्य सी आवाज भी, जो किसी दूसरे गांव में शायद कोई मायने नहीं रखती, वो बिकरू में लोगों के दिमाग को किसी बड़े और जानलेवा खतरे का सिग्नल दे रही है। क्या बात है। तो ये जो भूतों का अंधविश्वास सामने आ रहा है ना, ये असल में उनके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस में बैठा हुआ वही पुराना गहरा और अनसुलझा डर है, जो बस एक नया चेहरा पहनकर सामने आ रहा है। ये सुनकर मुझे ना चिकित्सा विज्ञान की एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थिति की याद आ रही है।
वो फैंटम लिम्ब सिंड्रोम अरे हाँ, बिल्कुल, फैंटम लिम्ब सिंड्रोम। है ना। मतलब जब किसी गंभीर दुर्घटना या बीमारी की वजह से इंसान के शरीर का कोई अंग, जैसे मान लीजिए हाथ या पैर, वो काटना पड़ जाता है, तो सर्जरी के बाद अंग तो शरीर से अलग हो गया। नसें भी कट चुकी होती हैं। हाँ, नसें कट चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद मरीज को कई बार उस जगह पर बहुत तेज और एकदम वास्तविक दर्द महसूस होता है जहां अब कोई अंग है ही नहीं। उसका दिमाग अभी भी उस कटे हुए हिस्से से दर्द के सिग्नल बना रहा होता है। ये तुलना इस पूरी स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है, मतलब। हाँ, तो बिकरू गांव का जो ये सामूहिक मनोविज्ञान है ना, ये भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। मतलब अपराधी रूपी वो जो सड़ा हुआ अंग था, वो समाज से काटकर फेंक दिया गया है। भौतिक खतरा अब शून्य हो चुका है एकदम। बिल्कुल। लेकिन समाज रूपी उस शरीर को आज भी उस खौफ का, उस डर का फैंटम दर्द महसूस हो रहा है। और हम इसे अपनी आम जिंदगी में भी तो देखते हैं ना। मान लीजिए किसी का सड़क पर कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके कई दिनों या हफ्तों बाद तक भी पीछे से आने वाले किसी वाहन के ब्रेक की हल्की सी आवाज सुनकर भी इंसान डर जाता है। हाँ, उसका दिल धड़कने लगता है। वो एक सामान्य आवाज को फिर से उसी हादसे से जोड़कर देखने लगता है। सही बात है। और बिकरू में तो वो हादसा कोई छोटी दुर्घटना था ही नहीं, वो तो सालों का जमा हुआ खौफ था, जिसका अंत भी अगर हम देखें तो उतनी ही भीषण हिंसा के साथ हुआ था। इसलिए वो फैंटम दर्द सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे के पूरे गांव को एक साथ महसूस हो रहा है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत हैरान करती है मुझे। दिमाग किसी और चीज की कल्पना क्यों नहीं कर रहा? मतलब ये डर अचानक भटकती आत्माओं का ही रूप क्यों ले रहा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जब हम उन घटनाओं के घटनाक्रम को देखते हैं ना, जो जुलाई की शुरुआत में घटी थी, तो इसके पीछे का सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारण बहुत साफ हो जाता है असल में। जी। और वो कारण सीधा सीधा अंतिम संस्कार के अभाव से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इसे गहराई से समझने के लिए हमें उस एक हफ्ते के खूनी घटनाक्रम को थोड़ा वापस से देखना होगा। तो 2 जुलाई को बिकरू गांव में जो हुआ, उसने तो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जो कि किसी भी समाज के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। बहुत बड़ा आघात है। हाँ, उसके तुरंत बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है। 3 जुलाई को प्रेम प्रकाश और अतुल दुबे मारे जाते हैं। 4 जुलाई को विकास की वो कोठी गिरा दी जाती है, जो अभी खंडर है। फिर प्रभात, बउआ, अमर और अंततः 10 जुलाई को विकास दुबे खुद उस पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है। मतलब आप सोचिए, सिर्फ एक हफ्ते के भीतर इतनी सारी मौतें, और वो भी इतनी हिंसक। हाँ, ये किसी भी समुदाय के लिए, चाहे वो कोई भी हो, पचा पाना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य है ना इस पूरे मामले में, वो इन मौतों के बाद का सन्नाटा है। सन्नाटा? मतलब ये कि इन सभी मारे गए लोगों में से केवल विकास की पत्नी और प्रभात की मां ही शमशान जाकर अस्थियां लाई थीं। बाकी के जो 4 लोग थे ना, उनका अंतिम संस्कार लावारिस के रूप में हुआ था। अच्छा, लावारिस के रूप में? हाँ, उनके परिवार वालों ने पुलिस या प्रशासन से संपर्क तक नहीं किया। कोई उनका शव लेने ही नहीं गया वहां। तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका मानना है कि इतनी सारी अकाल मौतें तो हुई, लेकिन उनका कोई उचित कर्मकांड नहीं हुआ। और भारतीय ग्रामीण संस्कृति में ना, ये मान्यता बहुत गहरी है कि कर्मकांड के अभाव में आत्माएं भटकती हैं। बिल्कुल। देखिए, मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी और समाज शास्त्र में इन कर्मकांडों या रिचुअल्स का बहुत गहरा महत्व होता है। किसी भी संस्कृति को आप उठा के देख लीजिए, मृत्यु के बाद के जो कर्मकांड होते हैं, वो सिर्फ कोई धार्मिक कृत्य नहीं होते। अच्छा, तो और क्या होते हैं? वो असल में जीवित बचे लोगों के लिए एक मनोवैज्ञानिक सीमा या साइकोलॉजिकल बाउंड्री खींचने का काम करते हैं। ये शोक मनाने और एक क्लोजर पाने का तरीका होता है। क्लोजर पाने का तरीका। हाँ, जब अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से होता है ना, तो समाज का जो सामूहिक अवचेतन है, वो ये स्वीकार कर लेता है कि वो व्यक्ति अब इस दुनिया से जा चुका है। मतलब दिमाग की वो फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाती है। और यहाँ तो वो फाइल एकदम खुली रह गई है ना? बिल्कुल खुली रह गई है। जब शव लावारिस छोड़ दिए जाते हैं और प्रक्रिया अधूरी रह जाती है, तो समाज को अंदर ही अंदर ये लगता है कि प्रकृति का या समाज का जो एक स्थापित संतुलन था ना, वो बुरी तरह बिगड़ गया है। और यही क्लोजर न मिल पाना लोगों के दिमाग में ये विचार डाल देता है कि कुछ अभी भी अधूरा छूट गया है, कुछ अभी भी यहीं भटक रहा है। इस बात को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो ऐसा लगता है कि गांव वाले वास्तव में किसी पारलौकिक शक्ति या भूत से नहीं डर रहे हैं। तो किस चीज से डर रहे हैं? वो इस बात से डर रहे हैं कि सदियों से समाज के जो स्थापित नियम हैं, जो अनुष्ठान चले आ रहे हैं, उनका पालन नहीं हो पाया।
मतलब क्या हम इसे समाज के भीतर एक गहरे अपराध बोध या गिल्ट के प्रकटीकरण के रूप में नहीं देख सकते? ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब लोग जानते हैं कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या जैसी भयानक घटना हुई जो गलत था। उसके बाद अपराधियों का भी उसी तरह से हिंसक अंत हुआ। जी। तो जब हिंसा के उस बवंडर में अंतिम संस्कार के जो एकदम बुनियादी मानवीय नियम होते हैं, जब वो भी टूट गए, तो समाज को लग रहा है कि कुछ बहुत ही बड़ा अपशकुन हुआ है। वे भूतों से नहीं डर रहे, वे उस टूटी हुई सामाजिक व्यवस्था और उस अनसुलझे आघात से डर रहे हैं। ये सामूहिक अपराध बोध का ना एक बहुत ही सटीक विश्लेषण किया है आपने। मतलब वो खंडहर उनके लिए सिर्फ कोई ढही हुई इमारत नहीं है, वो उस पूरे खौफनाक अध्याय का एक जीता जागता स्मारक बन गया है, जिसे वो भूलना तो चाहते हैं लेकिन चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। और अब यहाँ एक और दिलचस्प विरोधाभास भी सामने आता है हमारे। क्या? ये तो हुई गांव वालों के नजरिए की बात ना, जो अपने आघात, इतिहास और परंपराओं के लेंस से इस पूरी दुनिया को देख रहे हैं। लेकिन उसी खंडहर पर एक दूसरा नजरिया भी मौजूद है, और वो है राज्य का, यानी प्रशासन का नजरिया। अच्छा, हाँ। जो जानकारी सामने आई है ना, उसके अनुसार उसी टूटे हुए मकान पर, उसी डरावने खंडहर में आज भी 4 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी हुई है। जी, 2 पुरुष और 2 महिला पुलिसकर्मी वहां तैनात हैं। हाँ, और मजे की बात देखिए, जब उन पुलिस वालों से इस तथाकथित खौफ के बारे में पूछा गया ना, तो ऑन रिकॉर्ड किसी ने भी वहां भूत देखने या डरने की बात मानी ही नहीं। एक पुलिसकर्मी ने तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें यहाँ अपनी ड्यूटी करने में कोई समस्या नहीं है। देखिए, ये राज्य मतलब स्टेट और समुदाय के बीच का ना एक बहुत ही क्लासिक टकराव है। राज्य हमेशा तर्क, कानून और ड्यूटी की ही भाषा बोलता है। बिल्कुल। वो किसी भी तरह के अंधविश्वास या इस तरह की मनोवैज्ञानिक दहशत को सिरे से खारिज कर देता है। पुलिस प्रशासन उस यथार्थ का प्रतिनिधित्व कर रहा है जहां अपराधी मर चुका है और केस बंद हो गया है। हाँ, केस क्लोज्ड। केस क्लोज्ड। जबकि गांव वाले वो उस मनोवैज्ञानिक सत्य को जी रहे हैं जहां घाव अभी भी पूरी तरह हरा है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ी दूसरी तरफ से सोचें, तो क्या यह भी संभव नहीं है कि वर्दी पहने कोई इंसान ऑन रिकॉर्ड ये मान ही ना सके कि उसे डर लग रहा है? हाँ, ये भी है। मतलब उनकी एक पेशावर छवि है ना, जिसे उन्हें हर हाल में बनाए रखना है। कोई भी सरकारी कर्मचारी कैमरे के सामने आकर अपनी ड्यूटी पोस्ट को भूतिया थोड़ी बताएगा। और एक बात और है। क्या? वे पुलिसकर्मी वहां बाहरी हैं, वो उस गांव के नहीं हैं। अरे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है आपने। आघात या ट्रॉमा वास्तव में भौगोलिक या जियोग्राफिकल नहीं होता, वो पूरी तरह मनोवैज्ञानिक होता है। बिल्कुल। गांव वालों ने सालों तक उस खौफ को एकदम करीब से महसूस किया है। उन्होंने उस भयानक रात की गोलियों की आवाजें अपने कानों से सुनी है, उस शक्ति प्रदर्शन को देखा है। उनका उस जमीन से, उस इतिहास से एक सीधा मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है, जबकि उन पुलिसकर्मियों के लिए वो जगह महज एक क्राइम सीन है। सही बात है। उनके पास वो सामूहिक स्मृति या कलेक्टिव मेमोरी है ही नहीं, जो गांव वालों के दिमाग में उन डरावनी छवियों को आकार दे रही है। इसी वजह से पुलिस को वो जगह सिर्फ एक ईंट पत्थर का ढेर लगती है, जबकि गांव वालों को वहां अपना पूरा खौफनाक इतिहास दिखाई देता है। बिल्कुल। अब ऐसे में एक सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब समुदाय को ये पता है कि उनकी इस मनोवैज्ञानिक परेशानी की असल जड़ कर्मकांडों का न होना है, तो वो इसका समाधान क्यों नहीं कर लेते? और यहीं पर ना ये पूरी की पूरी स्थिति अपने सबसे मार्मिक और कह सकते हैं चौंकाने वाले मोड़ पर आ जाती है। अच्छा। गांव वालों ने वास्तव में इस फैंटम दर्द का इलाज करने की कोशिश की थी। कोशिश की थी। हाँ। हिंदू मान्यताओं में पितृपक्ष मृत आत्माओं और पूर्वजों के शांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है ना। तो गांव के लोगों ने इसी दौरान एक स्थानीय पुजारी से संपर्क किया और उससे कहा कि वो इन परेशान आत्माओं की शांति के लिए एक विशेष पूजा कर दे। लेकिन जहां तक मुझे पता है, पुजारी ने इस अनुष्ठान को करने से साफ इनकार कर दिया था। बिल्कुल इनकार कर दिया, और उस इनकार की वजह कोई पारलौकिक डर या भूत नहीं था। तो क्या वजह थी? पुजारी ने कहा कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो बेवजह पुलिस की नजर में आ जाएगा। और ये बात ना इस पूरे परिदृश्य का सबसे डरावना सच खोल कर रख देती है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि व्यवस्था का जो खौफ है वो भूतों के खौफ से कहीं ज्यादा बड़ा है। कहीं ज्यादा बड़ा। हाँ, मतलब एक पूरा समुदाय अपने मनोवैज्ञानिक घावों को सिर्फ इसलिए नहीं भर पा रहा है क्योंकि उन्हें डर है कि जो जीवित प्रशासन है यानी पुलिस, वो उनके इस आध्यात्मिक प्रयास को अपराधियों के प्रति सहानुभूति के रूप में देखेगी। बिल्कुल। वे उस ठप्पे से डर रहे हैं जो शांति पूजा करने से उन पर लग सकता है।
इसे समझने के लिए मैं एक और छोटी सी उपमा का इस्तेमाल करूंगा यहाँ। जी बताइए। सोचिए, एक इंसान अंदर ही अंदर किसी बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। उसे अच्छे से पता है कि डॉक्टर के पास जाने से वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ने से इसलिए डरता है क्योंकि उसे लगता है कि वहां उससे कोई बहुत भारी जुर्माना वसूल लिया जाएगा या शायद उसे ही किसी झूठे अपराध में फंसा दिया जाएगा। ये तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। बिल्कुल। यहाँ गांव की जो आध्यात्मिक हीलिंग है ना, जो सामूहिक क्लोजर है, उसे उस प्रशासनिक और सिस्टम के डर ने पूरी तरह से बंधक बनाकर रखा हुआ है। छोड़ना चाहता, वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल ही लेता है। हाँ, और उन्होंने निकाला भी। जब पितृपक्ष में बात नहीं बनी ना, तो गांव वालों ने एक नया रास्ता खोजा। उन्होंने तय किया कि वे नवरात्र के दौरान पूजा कराएंगे। अच्छा, नवरात्र में? हाँ, लेकिन इस बार उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट और मैं कहूँगा सर्वसमावेशी मतलब इंक्लूसिव दृष्टिकोण अपनाया। उनकी जो योजना है वो केवल अपराधियों की आत्माओं के लिए नहीं है, बल्कि उन शहीद पुलिसकर्मियों की आत्माओं की शांति के लिए भी अनुष्ठान करने की है। ओहो, ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली सामाजिक कृत्य है ना? हाँ, मतलब ये दिखाता है कि समाज सिर्फ अपराधियों का महिमा मंडन बिल्कुल नहीं कर रहा है, वो वास्तव में उस पूरे हिंसक अध्याय से एक सुलह या रिकंसिलिएशन चाहता है। बिल्कुल। नवरात्र जैसे एक पवित्र और सर्वमान्य समय को चुनना और उसमें पुलिस व अपराधी दोनों पक्षों को एक साथ शामिल करना, ये उस प्रशासनिक डर से बचने का एक बहुत ही सुरक्षित तरीका है। ये एक समुदाय की उस हताश कोशिश को दर्शाता है जहां वे अपनी हीलिंग के लिए एक ऐसा रास्ता बना रहे हैं जिस पर कोई भी उंगली ना उठा सके। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि बिकरू गांव की जो वर्तमान स्थिति है वो सिर्फ कोई सुनी सुनाई भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये एक जीती जागती केस स्टडी है जो हमें ये बताती है कि हिंसा का प्रभाव सिर्फ गोलियां चलने और किसी के मारे जाने तक सीमित नहीं रहता है। शारीरिक और भौतिक डर कब और कैसे एक गहरी मनोवैज्ञानिक दहशत में बदल जाता है, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देखिए, ज्ञान केवल इस बात की जानकारी रखना नहीं है कि कौन मारा गया और कितने बजे लोग डरकर घरों में बंद हो जाते हैं। असली ज्ञान ये समझना है कि उस डर के पीछे का जो तंत्र है, वो मैकेनिज्म, वो कैसे काम करता है। बिल्कुल। ये जो हमारी चर्चा है ना, ये इस बात का सबूत है कि केवल अपराधियों को खत्म कर देने से अपराध का मनोवैज्ञानिक प्रभाव खत्म नहीं हो जाता। समाज को उस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए, एक नए सिरे से शुरुआत करने के लिए क्लोजर की सख्त जरूरत होती है। हाँ, और जब वो क्लोजर नहीं मिलता ना, तो दिमाग का वो जो हाइपर अलर्ट सिस्टम है, वो खंडहर में हवा से हिलते हुए एक मामूली पत्ते को भी पूरे गांव की नींद उड़ाने के लिए काफी बना देता है। बिल्कुल सही बात है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। जी। हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे खलनायक के मरने के बाद भी थ्रिलर फिल्म का वो जो तनाव है वो बना रहता है, और हमने ये भी देखा कि कैसे व्यवस्था का डर एक समुदाय को अपने मनोवैज्ञानिक घावों को भरने और अनुष्ठान करने से रोक रहा है। अब जरा ऐसे एक थोड़े बड़े पैमाने पर सोचिए, इतिहास में ऐसे कितने ही शहर, कितने ही समाज और देश रहे हैं जिन्होंने बड़े नरसंहार, युद्ध या भयानक हिंसा झेली है। हाँ, बहुत से हैं। जहां लोगों को कभी कोई क्लोजर मिला ही नहीं, जहां शोक मनाने पर भी कड़े पहरे थे। तो क्या उन समाजों में आज जो अकारण गुस्सा दिखता है, पीढ़ियों तक चलने वाली जो नफरत है या अचानक भड़कने वाली हिंसा देखने को मिलती है, क्या वो किसी परलौकिक भूत का असर है? नहीं, बल्कि उसी दबे हुए, अनसुलझे और अनकहे सामूहिक आघात का ही नतीजा है वो। बिल्कुल। जब किसी समाज में खुले तौर पर शोक मनाने या अपने घाव भरने की मनाही हो जाती है ना, तो दबा हुआ दर्द आने वाली पीढ़ियों में किस भयानक रूप में बाहर आता है। ये तो सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ बिकरू के उस खंडर में बहने वाली हवाओं में नहीं है, बल्कि पूरे मानव इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ है। इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है। जी बिल्कुल।